व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और ग्रुप 16 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीजन फैमिली, और पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर लिया था बहुत डिटेल में। अब गाइस आज के वीडियो में लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। Anomalous behavior of oxygen. Guys, ऑक्सीजन एनोमेलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है हम लोग सब जानते हैं। हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले फिजिकली और केमिकली कई सारे डिफरेंस शो करता है, एंड दैट डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एनोमेलस बिहेवियर। समझ में आ गई बात हमको। नाउ अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो करता है, तो हम सब लोगों को उसके रीजंस पता होने चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट रीजंस। तो गाइस सबसे पहला रीजन इज इट्स स्मॉलेस्ट साइज। इस ग्रुप में ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है। उसके अलावा सबसे छोटा साइज होने के अलावा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, यानी आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला है। बाकी ग्रुप मेंबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं सडनली कम हो जाती है। उसके अलावा स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। वैकेंट तो छोड़ो, इसके पास में डी ऑर्बिटल नाम की ही चीज नहीं होती। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमारा ऑक्सीजन, अगर आपसे कोई कहता भी है कि भैया ऑक्सीजन तो ऐसा और बाकी ग्रुप मेंबर जैसे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, और इन तीन मेजर कारणों की वजह से प्रॉब्लम आती है। क्या ये बात समझ में आ गई हम लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की। जैसे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं? चलो, पहली बात दैट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हो दैट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू सल्फर। एज कंपेयर टू सल्फर। आपको यह क्वेश्चन आ सकता है कि यार सल्फर के मुकाबले ऑक्सीजन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? तो आप इसका आंसर क्या पढ़ के आए थे? आप इसका आंसर पढ़ के आए थे दैट ऑक्सीजन इज ए डायटोमिक गैस। ये आप लोग पढ़ के आए थे। ऑक्सीजन क्या है? एक डायटोमिक गैस है। वहीं सल्फर S8 और S6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि ऑक्सीजन डायटोमिक है? तो आपने इसका रीजन वहां पर पढ़ा होगा, बिकॉज ऑक्सीजन हैव कैपेसिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग। ऑक्सीजन पी पाई बॉन्डिंग करता है, वेयर सल्फर कैनॉट फॉर्म अ स्टेबल पी पाई बॉन्डिंग। हम लोग सब जानते हैं कि सल्फर स्टेबल पी पाई बॉन्डिंग नहीं करता। कारण, अब अगर आप इसका कारण पूछे तो अब आप बोलेंगे कि ये रीजन क्या है? उसका लार्ज एटॉमिक साइज। लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से इनके पी ऑर्बिटल डिफ्यूज हो जाते हैं, एंड ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होने की वजह से इट हैव कैपेसिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये सिर्फ डायटोमिक फॉर्म में रह जाता है। अब जब डायटोमिक फॉर्म में रह गया तो मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो गया, अगेन बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज। इसका मॉलिक्यूल का साइज भी छोटा होगा। और हम लोग सब जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक तो मॉलिक्यूल के साइज पर, मॉलिक्यूल के मास पर, और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल, जितना बड़ा मास, उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा, ऑक्सीजन का मास छोटा, इसलिए ऑक्सीजन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक।
इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो आप देखो, आप किसी भी रीजन को, आप किसी भी प्रॉपर्टी को इन 3 पॉइंट से जज कर सकते हो। इन 3 पॉइंट ही आपका आंसर है। यानी अगर आपको दुनिया में कहीं पर भी बोर्ड एग्जाम हो या जेईई हो, कहीं भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो इन्हीं को आपस में कंपेयर करता है, आप बोल सकते हो अच्छा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4, यानी ऑक्सीजन के पास में क्योंकि सिर्फ 4 ही वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इसका 2s और एक होता है इसका 2p, और 2s और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट शोज कोवैलेंसी इज इक्वल टू 2 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब ऑक्सीजन यूजुअली 2 ही बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 4 बहुत रेयर होगी। सर कोवैलेंसी एक बार और बता दो। प्यारे बच्चों, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये दोनों जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करके ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, जो लोन पेयर डोनेट करे। जैसे पहले अमोनिया कर रहा था ना लोन पेयर डोनेट, तो वैसे ही ऑक्सीजन भी अपने लोन पेयर डोनेट करके लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है अपने कंपाउंड फॉर्म में। तो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए। लोन पेयर किसी को डोनेट किया जाता है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए ना टोटल 4 बॉन्ड। बस इसके अलावा ये 5वां बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ऐसा भी एक बहुत अच्छा रूल है। समझ गए ना बात को? तो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है। वैसे चलो वो हाइड्राइड्स में अपन डिस्कस कर लेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको हाइड्राइड्स में डिस्कस करा दूंगा। तो आपको एनोमेलस बिहेवियर तो n नंबर ऑफ हो सकते हैं, लेकिन इन सबका रीजन क्या आप लोग मार्क कर पाए? क्या आप इन सबका रीजन यहां पर बता पाए? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग यहां से एनोमेलस बिहेवियर को खत्म करके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। एक्चुअली एनोमेलस बिहेवियर के अंदर ही सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो अब हम लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे सब लोग प्यारे बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आप सभी के प्यार की वजह से हमारा 30 रुपए बजट बढ़ गया, और इसीलिए मैं एक लाल रंग का मार्कर ले आया। यस, बजट बढ़ाओ, हम ग्रीन कलर का मार्कर भी लाएंगे। बजट बढ़ाओ, हम इसकी इंक भी लाएंगे, वरना इसकी इंक खत्म हो जाएगी तो फिर लिखना बंद कर दूंगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली होती है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दैट ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हाइड्राइड बोला जाता है। तो ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म्स हाइड्राइड्स विथ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड बनाएंगे ऑफ EH2 टाइप। और ये हाइड्राइड कौन सा टाइप का होगा? ये हाइड्राइड EH2 टाइप का होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से हाइड्राइड बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला हाइड्राइड H2O होगा। देखो EH2 हो गया, वेयर व्हाट कैन बी E? E क्या हो सकता है? OS से टेपो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2 और गेंदी पॉ। ठीक है, तो इस तरीके के ये हाइड्राइड्स बना सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई वांदा? पक्की बात, आगे बढ़े बॉस? ठीक है,
तो आपके ऑक्सीजन फैमिली का हर मेंबर हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बना सकता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर अपन इसकी डिस्कस करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो गाइस यहां पर फिर आपको एनोमेलस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन, मैं अगर यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, तो अगर आप देखें तो वाटर का, तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, पहले मेल्टिंग पॉइंट का प्लॉट करते हैं। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपको दिखेगा वाटर का 273 केल्विन्स, फिर इससे एकदम कम हो जाएगा H2S का, फिर इससे थोड़ा ज्यादा होगा H2SE का, और इससे थोड़ा ज्यादा होगा H2T का। अच्छा, हम पोलोनियम की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाएगा, इसीलिए उसकी स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप टेलुरियम की बात करें तो 222 यानी 222 केल्विन इसका रहता है, इसका कुछ 206 केल्विन रहता है और इसका कुछ 190 के आसपास रहता है। देख लो एक बार, तो आपने मेल्टिंग पॉइंट का केस में क्या देखा? ये जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ये आपने क्या देखा? आपने देखा कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाटर का है 273, फिर उससे कम टेलुरियम का, फिर उससे कम सेलेनियम का, और सबसे कम सल्फर का। तो यहां पर सवाल यह आता है, चलो ये देखने के अलावा ऐसा का ऐसा सिनेरियो आपको इसके बॉइलिंग पॉइंट का भी देखने को मिलेगा। हम लोग सब जानते हैं, क्या हम इसको रब कर दे, हम लोग सब जानते हैं कि अगर आप यहां पर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, तो वैल्यूज आपको रटने की जरूरत नहीं है। सेम पैटर्न आपके बॉइलिंग पॉइंट का आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। आपका बॉइलिंग पॉइंट आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, 373 कुछ आपके वाटर का रहेगा, और 279 लगभग 279 के आसपास आपके इसका रहेगा, फिर इसका 260 और इसका कम। तो अगर आप यहां पर ये बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का सिनेरियो भी सेम रहेगा। क्या रहेगा? सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाटर, देन टेलुरियम, देन H2SE, एंड देन लास्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दैट मीन्स आपके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन वाले हाइड्राइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या सिखाया आपको, या केमिस्ट्री ने आपको क्या सिखाया? केमिस्ट्री ने आपको सिखाया कि जिस मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, जिस मॉलिक्यूल का मास जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना ही उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, और उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ गए? मतलब टेलुरियम का साइज सबसे बड़ा है, पोलोनियम हमने इग्नोर कर दिया, तो टेलुरियम का साइज सबसे बड़ा है, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर। ये पैटर्न ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का मेरे हिसाब से यहां आना चाहिए था सबसे लास्ट। मतलब वाटर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा क्यों निकला? तो यहां पर आप लोग इसका रीजन क्या देंगे? अब आप बताइए यहां पर रीजन क्या आएगा? वापस से रिकॉल करो एनोमेलस बिहेवियर। तो प्यारे बच्चों इसका रीजन क्या आएगा? दैट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज and high electronegativity of oxygen in H2O molecule, in water molecule, it can form intermolecular hydrogen bonding, जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत करीब आ गए, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हो गए। तो जैसा मैंने आपको हमेशा बताया ही था कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मॉलिक्यूल के साइज
के ऊपर और मॉलिक्यूल के मास के ऊपर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में ये पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब आपके मॉलिक्यूल में पार्टिकल कितने टाइटली पैक्ड है। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल की पैकिंग एफिशिएंसी एक्सट्रीमली अच्छी है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, इस वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये पॉइंट भी एनोमेलस कैरेक्टर को शो करता है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? क्या इस पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत? चलिए, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट समझने के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सल्फर हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सेलेनियम हाइड्रोजन, टेलुरियम हाइड्रोजन और पोलोनियम हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स बने हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आप लोग जो एनर्जी दोगे, द एनर्जी गिवन टू दीज मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन, so that we can break their bond. So the energy required to break 1 mole of covalent bond is called as bond dissociation enthalpy. अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। ऑक्सीजन के मुकाबले टेलुरियम का एटॉमिक साइज बड़ा है। जब साइज बढ़ता है तो एटम के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर फेंक दिया जाता है। न्यूक्लियस का चार्ज जरूर बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियस अंदर बरी हो जाता है, न्यूक्लियस अंदर उसको दबा दिया जाता है, न्यूक्लियस को अंदर की ओर शेड कर दिया जाता है, उसको बहुत सारे शेल घेर लेते हैं। इसलिए न्यूक्लियस पावरफुल होने के बावजूद अपने वैलेंस शेल को नहीं पकड़ पाता। इस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड अपने खुद के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे नहीं है। और हम लोग सब जानते हैं कि टेलुरियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो टेलुरियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बना होगा। तो ये जो टेलुरियम है, इसने अपने खुद के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ने की ताकत नहीं है। ये क्या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा और बॉन्ड को ताकत प्रोवाइड करेगा, बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस भले ही छोटा है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल है अपने वैलेंस शेल पर, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर 2 ही शेल है। तो ऑक्सीजन का पूरा कंट्रोल है अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। साथ ही साथ ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका पूरा कंट्रोल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पर भी है, तभी उसको अपनी ओर खींच के ले आता है। तभी ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देयरफॉर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो आप सीधा सा फैक्टर याद रखेंगे दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2TE। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बिना किसी परेशानी के डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? Because of increase in atomic size of atom and decrease in effective nuclear charge। कोई शक? शाबाश। तीसरी पॉइंट, द थर्मल स्टेबिलिटी। व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या ये उस पर स्टेबल है? तो सबसे पहली बात, वाटर के अंदर होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर तक अपनी फिजिकल स्टेट बचा के रख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप इस H2O को ब्रेक करना चाहो इन सेपरेट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब अगर आप चाहो कि मैं वाटर को तोड़ दूं और मुझे ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग मिल जाए, तो आपको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में करंट देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। मतलब वाटर को तोड़ना आसान नहीं है। मतलब वाटर बहुत ज्यादा हाई थर्मल स्टेबिलिटी रखता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वाटर के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हाईएस्ट है
ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांगली बना हुआ है, लेकिन इनका बॉन्ड तो वीक है, मतलब जरा सा टेम्परेचर दोगे हो सकता है हाइड्रोजन और टेलुरियम के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। दैट मीन्स जब आप इस तरफ आगे बढ़ोगे तो यू विल ऑब्जर्व अ डिक्रीज या डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2T, यानी हाइड्रोजन से टेलुरियम के हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी लगातार क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। चौथा पॉइंट, रिड्यूसिंग नेचर। सर व्हाट इज रिड्यूसिंग नेचर? सामने वाले कंपाउंड को रिड्यूस करने की ताकत। सर रिड्यूस कैसे किया जाता है? तो रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है, या तो आप उसे इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दूं, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन आपको दे दूं तो आप रिड्यूस हो गए। सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर रिड्यूस कैसे? जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, बस इतना ध्यान रखो। जब मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा मेरा नेगेटिव चार्ज थोड़ा बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा घटेगा। अगर मेरा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और मैंने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। +5 है और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस चार्ज, तो 3 इलेक्ट्रॉन पर -3 चार्ज, तो कितना बचा, +2। तो हो गया ना मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और रिडक्शन कहलाता है ये। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए रिडक्शन, या आप किसी को हाइड्रोजन डोनेट कर दो और कोई हाइड्रोजन ले ले तो जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है वो भी रिड्यूस कहलाता है। और आप लोग देख रहे हो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कमजोर हो रही है, मतलब H2O अपना हाइड्रोजन नहीं छोड़ेगा, बहुत रेयर केस में छोड़ेगा, लेकिन ये जरा से टेम्परेचर पर अपना बॉन्ड तोड़ के सामने वाले सब्सटेंस को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कमजोर होने की वजह से जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम H2O टू H2T, यानी हाइड्रोजन वाटर से टेलुरियम हाइड्राइड की तरफ, H2T की तरफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर नो डाउट अनडाउटेडली बढ़ता जा रहा है। सामने वाला ज्यादा से ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होता जा रहा है। एक बात और बताओ, एसिड क्या छोड़ता है? सर H+ छोड़ने की टेंडेंसी भी उस तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ये इजीली अपने हाइड्रोजन को छोड़ देगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम है, और आपके ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होने की वजह से और ये अपने हाइड्रोजन को बिल्कुल ना छोड़ने की वजह से, भाई लोन पेयर तो इसके पास भी है, लेकिन ये अपने हाइड्रोजन को नहीं छोड़ रहा है, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपना लोन पेयर डोनेट तो कर देगा, लेकिन सामने वाले कंपाउंड को भी अपने पास में पकड़ के रखेगा। तो ये वैसे तो न्यूट्रल होता है, वाटर इज कंपैरेटिवली न्यूट्रल, लेकिन लोन पेयर कभी कभी डोनेट कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप वाटर को क्या मानेंगे, वाटर इज न्यूट्रल। लेकिन कुछ बुक्स इसे एम्फोटेरिक भी बोलती है, बेसिक एसिडिक दोनों, लेकिन हम न्यूट्रल मानेंगे। लेकिन यहां से यहां जाते वक्त एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाता है, वाटर से यहां जाते वक्त क्या होता जाता है, इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, बिकॉज देयर टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन ऑल्सो इंक्रीजेस, या हाइड्रोजन ऑल्सो इंक्रीजेस, इसलिए इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। बहुत हल्की फुल्की बातें हैं, इसको जरा देख लो, कोई तकलीफ आ रही हो तो पूछ लो, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा
क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का नेचर थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए आपको ये अलग से बनवा दिया, इसको आप स्टार बना के नोट कर लीजिएगा आपकी किताबों में, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है। देख लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इतना नोट कर लो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं कि एक बार अपन इनके स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं हाइड्राइड्स के। तो चलिए मैं ये वाला पॉइंट रब करके यहां पर आपको स्ट्रक्चर भी लिखवा देता हूं, फिर सब एक साथ रब करेंगे। तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा अपना ये 6th पॉइंट। तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सब जानते हो कि भले ही कोई भी एलिमेंट हो, अगर अपन ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन के पास आपको 2 लोन पेयर दिखाई देंगे, और इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चलेगा, sp3। वैसे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा, लेकिन ये 2 लोन पेयर का आपस में रिपल्शन अकॉर्डिंग टू VSEPR हम लोग जानते हैं लोन पेयर में रिपल्शन बहुत खतरनाक होता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करके दूर हो गए। फिर लोन पेयर का बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन भी खतरनाक होता है, तो इसकी वजह से इन्होंने क्या करा, इन बॉन्ड एंगल्स को ऐसे ऐसे रिपेल करके नीचे कर दिया। इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 104.5 डिग्री। क्लियर टू यू, कोई दिक्कत। तो ये इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, और इस शेप को आप लोग बेंट शेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग इसको, बेंट शेप। क्या चीज क्लियर हो गई। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, और लोन पेयर का इफेक्ट तो रहेगा, लेकिन साइज बड़े होने की वजह से बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, एस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन also increases, therefore bond angle decreases। तो आप H2O के अंदर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल देखेंगे, फिर H2S के अंदर कम हो जाएगा, H2SE के अंदर कम हो जाएगा, और H2TE के अंदर सबसे कम हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें 104 डिग्री और इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल कुछ इस तरीके से कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे तो हल्का फुल्का है, कोई पूछता नहीं है अपने को, ना आपको कहीं लिखना होता है, बट फिर भी आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि भैया एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो वैलेंस शेल में बनेगा, और वैलेंस शेल बड़ा हो गया तो आप खुद ही समझ जाओ कि रिपल्शन कुछ ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब ये बॉन्ड मोटे मोटे वैलेंस शेल की वजह से बनेंगे। ठीक गाइस, कोई परेशानी। चलिए, तो अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है वीडियो लेंथ थोड़ी बड़ी हो रही है, और अभी काफ़ी सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर 2G चल रहा है या प्रॉब्लम चल रही है। तो आज का ये टॉपिक अपन एक काम करते हैं, यही रोकते हैं। आई थिंक हाफ एन आवर के ऊपर का हो गया है, तो ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन यही रोकते हैं। अगले वीडियो में रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद हेलाइट्स कर लेंगे, और फिर प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन H2SO4 वगैरह की तरफ चलेंगे। तो टॉपिक तो बड़ा है नो डाउट, लेकिन इन चीजों में अब कंपैरेटिवली कम टाइम लग रहा है, छोटे वीडियोस बन रहे हैं, जल्दी टॉपिक खत्म हो रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, अगली 2 प्रॉपर्टी अगले वीडियो में करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।